वेलकम बैक एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम साउथ इंडिया के 3 डायनेस्टीज में से एक चोला डायनेस्टी को कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि यहां पर मुख्य रूप से 3 डायनेस्टीज थी, चेरा, पांड्यास एंड द चोलास। समय के साथ ये चोला जो डायनेस्टी है ये पावरफुल होती गई और इन्होंने पांड्यास और चेरास की जो टेरिटरीज थी उनको भी ऑक्यूपाई कर ली। देखिए, आगे बढ़ने के साथ ही इन्होंने ये देखिए, आप ये जो पिंक में जितना रीजन आप देख रहे हैं ये सारा इन्होंने कवर कर लिया था। पिंक में जितना रीजन है ये पूरा जो चोला डायनेस्टीज है इसके अंडर में आ गया था। इवन द श्रीलंका का जो रीजन है वो भी। तो चोला जो थी, चोला डायनेस्टी है वो उन्होंने पांड्यास को भी टेक ओवर किया और आपका जो चेरा है जो कि केरला के रीजन में पड़ता है उसको भी टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में इनके बारे में जानते हैं। चोला डायनेस्टी, नॉर्थन चोला रीजन के बारे में हम कवर करेंगे यहां पर। दिस वाज वन ऑफ द 3 मेजर स्टेट्स ऑफ एंशिएंट दक्षिणापथ। जो एंशिएंट दक्षिणापथ था, मींस मेनली अपने जो साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इनमें 3 मेजर स्टेट्स थे, उनमें से एक था चोला डायनेस्टी। द अदर 2 वर्स पांड्या एंड चेरा। तो अन्य जो 2 थे वो मैं जैसे कि आपको मैप के थ्रू बता चुका हूं, पांड्या और चेरा भी उस वक्त एग्जिस्ट करते थे। इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, और अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे, दिस रीजन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ इंडिपेंडेंट रीजन। और अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है उससे भी हमें पता चलता है कि ये तीनों रीजन अशोका के टाइम पे भी ये इंडिपेंडेंट रीजन्स थे। द रेसिडेंट्स ऑफ चोला रीजन स्पोक तमिल। अब मेनली जो रेसिडेंट्स थे, यहाँ के जो निवासी थे चोला रीजन्स के, वो तमिल भाषा का प्रयोग करते थे। दे प्रोड्यूस्ड हाई क्वालिटी लिटरेचर, बहुत ही उन्नत किस्म के जो साहित्य थे उस समय के अनुसार तमिल लैंग्वेज में वो उसको कंपोज करते थे। कुल्लर कंपोज्ड बाय तिरुवल्लुवर। देखिए तिरुवल्लुवर, ये तिरुवल्लुवर जी हैं, तो इन्होंने एक बुक कंपोज की थी जिसका नाम था कुल्लर। तो वो एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है इस बात का कि वो हाई क्वालिटी लिटरेचर डेवलप करते थे। देखिए नेक्स्ट है हम करिकल्ला अराउंड 100 AD, who was the first ruler of Chola dynasty, जो कि बताया जाता है कि चोला डायनेस्टी के पहले शासक थे। एंड लेड द फाउंडेशन पुहर और पुगर टाउन, जिन्होंने पुहर और पुगर टाउन की आधारशिला रखी थी। फॉट अगेंस्ट सिंहालास। ये सिंहालास बिलोंग करते श्रीलंका को। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको मैप में पिछले स्लाइड्स में बताया था कि चोला जो डायनेस्टी है वो श्रीलंका तक भी स्प्रेड हो गई थी। तो ये करिकाला जो है वो सिंहालास जो कि श्रीलंका में निवास करते हैं, उनसे उन्होंने युद्ध किया। ए बिल्ड ए डैम ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी, और कावेरी जो नदी है उसके किनारे पर उन्होंने एक डैम भी, जैसे आप देख सकते हैं पूरा कावेरी नदी को दर्शा रखा है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये पूरा कावेरी नदी है, यहां पर उन्होंने एक डैम का भी निर्माण करवाया था विद द असिस्टेंस ऑफ सिंहाली प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स। जो सिंहाला से युद्ध किया, उनको हराया, और उनके जो युद्ध बंदी थे, ठीक है, उनके सहयोग से इन्होंने इस डैम को बिल्ड किया। He shifted the capital of Cholas from उरकपुर टू कावेरीपट्टनम, जिसे पुहार कहा जाता है। जैसे कि हमने अभी देखा था कि उन्होंने पुहार जो कावेरीपट्टनम है, जिसे हम कावेरीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्थापना की थी। तो इन्होंने क्या किया कि उरकपुर, पहले इनका कैपिटल उरकपुर था, तो इन्होंने उरकपुर से उसको कावेरीपट्टनम
की तरफ उन्होंने अपना जो राजधानी थी उसको शिफ्ट कर दिया। आइए हम मैप के थ्रू ये दोनों लोकेशंस देख लेते हैं। देखिए ये तो आपका रहा गोरखपुर, और उन्होंने अपना जो ये कैपिटल था यहां से ये देखिए ये रहा आपका कावेरीपट्टनम, यहां पर शिफ्ट कर लिया था, जिसे ये पुहार टाउन भी कहते थे, तो वहां पर इन्होंने शिफ्ट कर लिया था। चोला किंग विजयाला सन एंड सक्सेसर आदित्य, ठीक है, चोला राजा थे विजयालय, उनके जो पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी आदित्य हैड डिफीटेड द पल्लवा किंग अपरजित वर्मन, उन्होंने पल्लवा किंग जो अपरजित वर्मन जो थे उनको भी हराया था। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो चोला किंग्स थे काफी पावरफुल हो गए थे और इन्होंने पांड्यास, पल्लवास और चेरास को भी हराया था। आदित्य सन परंतका फर्स्ट हैड कंप्लीटली क्रश द पावर ऑफ पल्लवास, और आगे इन्होंने अपरजित वर्मन को तो हराया, साथ ही साथ इनके जो पुत्र थे परंता फर्स्ट जो थे उन्होंने पल्लवास की जो पावर थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। He had also occupied Madurai, which was the capital of Pallavas. तो आप ये ध्यान रखें पांड्यास, तो इन्होंने जो मदुराई जो कि कैपिटल है थी पांड्यास की, उसको भी ऑक्यूपाई कर लिए थे। देखिए आप मैप में देख सकते हैं ये मदुराई, ये जो पांड्यास था इसका कैपिटल था, तो इसको भी इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। आई होप आपको यहां तक सब कुछ क्लियर हो चुका है होगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे चोल राजा फर्स्ट, चोल राज फर्स्ट या चोल राजा फर्स्ट की नाम से दोनों ही नाम से जाने जाते हैं। ही बिकेम ऑल पावरफुल रूलर ऑफ साउथ इंडिया, तो ये जब इनका शासनकाल चालू हुआ, ये इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। जैसे कि उन्होंने देखिए आप देख सकते हैं उन्होंने ये पूरा एंटायर मद्रास जो था, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, मैसूर जो कि मैसूर कुर्ग ये कर्नाटका के आसपास पड़ता है, सिंहला द्वीप जो कि श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, ये सारा एरिया जो था ये इन्होंने कवर कर लिया था। He built a शिव टेम्पल नेम्ड राजराजेश्वरा बृहदेश्वरा, जिसे हम जानते हैं उनके कैपिटल में, जिसे तंजौर कहा जाता है, तो उनका कैपिटल था तंजौर। वहां पर उन्होंने एक शिव टेम्पल बनाया था जिसे राजराजेश्वरा के नाम से जानते हैं। आप ये इमेज भी दिखाई हुई है राजराजेश्वरा टेम्पल का, जिसे हम बृहदेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं। उन्होंने इसे स्थापित किया था तंजौर में। His son and successor राजेंद्र फर्स्ट possessed a strong naval power, तो उनके जो पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे जिनका नाम राजेंद्र फर्स्ट था, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेवल पावर स्थापित कर ली थी। और उन्होंने अब देखिए अब नेवल पावर तो जानते हैं, नौसैनिक जो शक्ति है उसको बहुत मजबूत कर लिया था, और इन्होंने उसके थ्रू पेंगू, मर्तबन, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इन एरियाज को भी कवर कर लिया था। आइए हम पिक्चर के थ्रू, इमेज के थ्रू उसको देख लेते हैं। देखिए पेंगू ये रीजन है, इसी के पास मर्तबन पड़ता है, यही अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं, यहां तक इन्होंने अपना एम्पायर जो है अपनी नेवल पावर के थ्रू स्थापित कर लिया था। He waged a war against महिपाला पाला डायनेस्टी, द रूल ऑफ बंगाल एंड बिहार, और उन्होंने महिपाला जो कि पाला डायनेस्टी के शासक थे, और महिपाला जो थे वो बंगाल और बिहार के शासक थे उस वक्त। पाला डायनेस्टी उस वक्त शासन कर रही थी। तो आप देख सकते हैं, देखिए इमेज में ये यहाँ का जो रीजन था ये पाला डायनेस्टी के पास था, तो उन्होंने उनसे भी युद्ध किया था, महिपाला से भी, जो कि उस वक्त बंगाल और बिहार के शासक थे। His army crossed कलिंग and reached far off to Ganga by proceeding through Orissa, southern कौशल, बंगाल एंड मगध। तो उनकी आर्मी जो थी मीन्स उन्होंने अपना विजय अभियान जो था वो जारी रखा, और उन्होंने देखिए ये रहा कलिंग, अभी देख सकते हैं कलिंग को क्रॉस कर लिया, ओडिशा को क्रॉस कर लिया, और बंगाल तक पहुंच गए। और आपको पता ही है कि उन्होंने महिपाला जो था उनके खिलाफ भी युद्ध लड़ा था, और मगध तक वो अपनी जो आर्मी जो थी वहां तक उनकी आर्मी पहुंच गई थी। इन ऑर्डर टू कमेंडरेट दिस विक्ट्री, और इस जीत को
यादगार बनाने के लिए उन्होंने एक टाइटल अपनाया जिसका नाम जो टाइटल था गंगाईकोंडा। और टाइटल क्या अपनाया? गंगाईकोंडा, जिसका मतलब था कॉन्करर ऑफ गंगा। तो गंगा का जो मैदान था उसको उन्होंने जीत लिया था, तो इसलिए उन्होंने अपना उसको यादगार बनाने के लिए उन्होंने उसके लिए एक जो टाइटल था, ठीक है, तो वो उन्होंने अपना लिया, जिसे गंगाईकोंडा के नाम से टाइटल में उनके नाम के साथ जुड़ गया। His son and successor राजा अधिराजा, तो उनके पुत्र थे और उत्तराधिकारी बने राजा अधिराज, जो कि कोपम के युद्ध के दौरान उन्हें मार दिया गया while fighting against चालुका किंग सोमेश्वर। और ये चालुका किंग सोमेश्वर से युद्ध हुआ था, जिसमें सोमेश्वर जो थे, चालुका के किंग जो थे, उन्होंने इनको परास्त किया और इनकी हत्या कर दी। बट वीर राजेंद्र डिफीटेड द चालुकास इन द बैटल ऑफ कुडल संगम। तो कुडल संगम जो में जहां युद्ध हुआ, वहां पर वीर राजेंद्र जो थे उन्होंने चालुका को हरा दिया और उन्होंने जो हार हुई थी उसका बदला ले लिया। Soon after a battle of succession began among the Cholas, और इसके बाद एक उत्तराधिकार का युद्ध चोलास के बीच में प्रारंभ हो गया। As a result, राजेंद्र कोलुतुंगा फर्स्ट ascended the throne। तो इसका परिणाम यह हुआ कि राजेंद्र कोलुतुंगा जो थे प्रथम, वो उन्होंने राजगद्दी हासिल की, मींस वो शासक बन गए। राजेंद्र कोलुतुंगा's मदर वाज ए चोला प्रिंसेस। तो राजेंद्र कोलुतुंगा की जो मदर थी वो एक चोला प्रिंसेस थी। एंड हिज फादर वाज द रूलर ऑफ चालुका किंगडम। और उनके जो पिता जो थे वो चालुका जो साम्राज्य था उसके एक शासक थे। इन दिस वे कोलुतुंगा एस्टैब्लिश्ड ए न्यू डायनेस्टी नेम्ड चालुका चोला डायनेस्टी। और इस तरह से कोलुतुंगा जो थे उन्होंने एक नई डायनेस्टी स्थापित की जिसका नाम था चालुका चोला डायनेस्टी, और उन्होंने 40 साल तक शासन किया। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं राजेंद्र कोलुतुंगा था, तो राजेंद्र कोलुतुंगा ने बैटल ऑफ सक्सेशन मींस उत्तराधिकार का जो युद्ध था उसका सामना किया और अंत में वो राजा बनके उभरे। तो इनकी जो फादर जो थे वो चालुका किंगडम से संबंध रखते थे और उनकी जो मदर जो थी वो चोला प्रिंसेस थी। इस कारण से उन्होंने एक नई डायनेस्टी का स्थापना की जिसे चालुका चोला डायनेस्टी के नाम से जाने लगा, और ये करीब इन्होंने 40 साल तक शासन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम कवर करने जा रहे हैं चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि एक्चुअल में चोला में एडमिनिस्ट्रेशन पूरा किस तरह से किया जाता था। चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेस्ड ऑन ग्राम पंचायत सिस्टम। एक्चुअली ये ग्राम पंचायत सिस्टम जो था उस पर आधारित था। टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन द चोला किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 6 प्रोविंसेस व्हिच वर नोन एज मंडलम। तो एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए चोला जो साम्राज्य था उसको 6 प्रोविंसेस में बांट रखा था और इन प्रोविंसेस को उस वक्त वो मंडलम कहते थे। गॉट इट? तो चोला किंगडम को किसमें बांट रखा था? मंडलम में। ठीक है, प्रोविंसेस थे, कुल मिला के ये कितने थे? 6 थे। ठीक है। कोटम वाज द सब यूनिट ऑफ मंडलम। जो कोटम जो था वो सब यूनिट था मंडलम का। तो मींस जो मंडलम था जो कि 6 थे पूरे, उनको कोटम में बांट रखा था। तो मंडलम के अंदर क्या आते थे? कोटम, नाडु, कुर्रम, ग्राम वर द सब यूनिट ऑफ कोटम। और कोटम फर्दर डिवाइडेड था नाडु में, कुर्रम में और ग्राम में। इन इंस्क्रिप्शंस द असेंबली ऑफ नाडु हैज बीन कॉल्ड नत्तर। और हमें जो इंस्क्रिप्शंस जो हैं उनसे पता चला है कि जो नाडु की जो सभा होती थी उसे नत्तर कहते थे।
एंड द यूनिट्स ऑफ द टाउन हैव बीन कॉल्ड नगरतर, और जो शहर के जो यूनिट्स होते थे उन्हें नगरतर कहा जाता था। विलेज रिप्रेजेंटेटिव्स वर रेगुलरली अपॉइंटेड एवरी ईयर, और विलेज रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे मींस गांव के जो प्रतिनिधि जो थे उन्हें हर साल अपॉइंट किया जाता था। तो मींस एक डेमोक्रेटिक आप कह सकते हैं, कुछ पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं, कुछ डेमोक्रेटिक रूल्स अपनाते थे, इलेक्शंस करवाते थे और उसके थ्रू विलेज रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते थे। एवरी मंडलम वाज फुली इंडिपेंडेंट। ये जो मंडलम होते थे जैसे कि मैंने बताया गिनती के 6 थे और ये फुली इंडिपेंडेंट थे, पूरी तरह से स्वतंत्र थे। बट देयर वाज नो सेंट्रल लेजिस्लेचर। लेकिन खास बात देखिए यहां ध्यान रखना है कि सेंटर कोई भी सेंट्रल लेजिस्लेचर नहीं था जो कि राजा के पावर को कंट्रोल कर सकता था। ठीक है, तो यहां पर सेंट्रल लेजिस्लेचर का ना होना, इससे क्या हुआ कि राजा जो था उसके पास सारी शक्तियां थी, वो एक डिटेक्टर की तरह था, उसके पास सुप्रीम पावर्स थे, वो अपने मर्जी का मालिक था। ठीक है, तो देखिए एक बार इमेज से और देख लेते हैं पूरे चोला एडमिनिस्ट्रेशन को। देखिए बता रखा चोला जो किंगडम था वहां पर कोई सेंट्रल लेजिस्लेचर नहीं था, तो इस कारण हुआ क्या कि जो राजा जो था वो उसके पास सारी पावर्स थी, वो सुप्रीम कमांडर था, उसके पास सारी शक्तियां थी। फिर चोला किंगडम जो था उसको मंडलम में बांट रखा था, एक्चुअल में जैसे प्रोविंस जो थे 6 प्रोविंसेस में बांट कर रखा था जिसे मंडलम कहते थे, और ये पूरी तरह से स्वतंत्र थे। फिर मंडलम को फिर कोटम में बांट रखा था और कोटम को फिर नाडु, कुर्रम और ग्राम में बांट रखा था, और जो नाडु की जो असेंबली थी उसे नत्तर कहा जाता था। आई थिंक आपको ये एडमिनिस्ट्रेशन यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। About 1/6 of land produce was received by the king in the form of लगान, land revenue। तो जब भूमि से जो भी उपज होता था उसका 1/6 जो लगभग 1/6 जो पोर्शन जो था वो राजा को लगान के रूप में दिया जाता था। दिस लगान कुड बी पेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन और गोल्ड कॉइन्स। इस लगान को या तो ग्रेन के फॉर्म में, अनाज के फॉर्म में, या सोने के सिक्कों के रूप में दिया जा सकता था। The gold coins which were circulated during the Chola period were called कासू। जो गोल्ड कॉइन्स चोला पीरियड के दौरान चलाए जाते थे उसे कासू कहा जाता था। इट वेट्स 16 ऑन्चेस, और ये 16 ऑन्चेस होते थे, करीब 454 ग्राम्स। आज का जो 454 ग्राम्स है उसके लगभग हुआ करता था। Along with a large military power, the Chola kings also possessed a strong naval power। तो एक बड़ी मिलिट्री पावर के साथ ही उनके पास एक स्ट्रॉन्ग नौसैनिक ताकत भी थी। Chola king initiated various large irrigation schemes and built many roads। Chola kings जो थे उन्होंने कई बड़े सिंचाई के जो स्कीम्स थे वो चालू किए थे और कई सारे रोड्स का निर्माण किया था। तो देखिए यहां पर हम पिक्चर के थ्रू में थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाएगा कि जो 1/6 जो था लैंड प्रोड्यूस का, जितना भी खेती से जो भी उत्पादन होता था उसका 1/6 जो पोर्शन था वो लगान के रूप में राजा को दे दिया जाता था। ये गोल्ड कॉइन्स या ग्रेन्स के फॉर्म में दे सकते थे, और गोल्ड कॉइन्स जो था उसे कासू कहा जाता था, और ये 16 ऑन्चेस होते थे जो कि 454 ग्राम्स के लगभग हुआ करता था। यहां पर हम कवर करने जा रहे हैं चोला आर्ट के बारे में। द चोला प्रमोटेड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द पल्लवास। तो चोलास जो थे वो जो पल्लवास की जो भवन निर्माण शैली थी, आर्किटेक्चर जो स्टाइल था उसको उन्होंने प्रमोट किया। उनको पसंद आया होगा पल्लवास का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, तो उसी को उन्होंने आगे प्रमोट किया था, आगे बढ़ाया था। द वेरियस फीचर्स ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द चोलास आर एज फॉलोज। तो यहां पर जो भवन निर्माण जो कला थी वो द्रविडियन थी, और इसके कुछ फीचर्स थे
जिसके द्वारा हम पता कर सकते थे कि वो द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल था चोलास का। ठीक है, तो ये इसको हम आगे जो इमेजेस के थ्रू अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे हम इस चीज को। तो अभी एक बार आप देख लीजिए उनकी क्या क्या विशेषताएं थी जो द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में होती थी। जैसे कि देखिए क्वाड्रेट विमानास होते थे, मैं अभी आगे बताऊंगा विमानास क्या है। मंडप्स होते थे, गोपुरम्स होते थे, लार्ज हॉल्स होते थे जो कि आर्टिस्टिक पिलर्स पे खड़े होते थे। ट्रेडिशनल लॉइन चाली फॉर डेकोरेशन, और ट्रेडिशनल लॉइन्स होते थे डेकोरेशंस के लिए। ब्रैकेट्स और जॉइंट पिलर्स हुआ करते थे। अभी हो सकता है कि आपको क्लियर ना हो ये मैंने जो फीचर्स के बारे में बताया, मगर आगे की स्लाइड्स में मैं आपको इमेजेस के थ्रू ये सारा आपको समझाऊंगा। द शिव टेम्पल राज राजेश्वरा ऑफ तंजौर बिल्ड बाय राजा फर्स्ट इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। जैसे कि आप टेंपल देख सकते हैं, ये अब शिव टेंपल है जिसे राज राजेश्वरा टेंपल के नाम से जाना जाता है, और ये कहां पर है? तंजौर में। ये राजा फर्स्ट जो थे उन्होंने बनाया था, और ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। द सिस्टम ऑफ कैनाल्स इन साउथ इंडिया इज ए गिफ्ट फ्रॉम चोलास। तो जो कैनाल नहरों का जो तंत्र बना रखा है साउथ इंडिया में, ये चोलास की ही देन है। आगे मैं आपको और डिटेल में ये जो फीचर्स है द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल जो था चोला के पीरियड में जो अपनाया गया उसको मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करूंगा। देखिए पहला आता है गोपुरम। गोपुरम इज द मेन एंट्रेंस ऑफ ए टेंपल। जैसे मैंने बताया था फीचर्स जो होते थे उनके टेंपल्स के, या जो भवन जो निर्माण करते थे उनके जो स्टाइल था उसमें एक तो गोपुरम हुआ करता था, वो मेन एंट्रेंस पे लगा। देखिए आप ये यहाँ पर इमेज में देखिए ये रेड सर्कल में दे रखा है, दिस इज गोपुरम। ये जो एंटर प्रवेश द्वार होता था उसके ऊपर बना हुआ होता था जिसे अपन गोपुरम कहते हैं। फिर है गर्भागृह इज द प्लेस ऑफ ए टेंपल वेयर द मेन डिटी एग्जिस्ट। ये देखिए ये आपका गर्भागृह है जहां पर जो भगवान की जो मेन मूर्ति होती थी वो एग्जिस्ट करती थी। विमाना, जैसे कि ये भी एक फीचर था इनके आर्किटेक्चर स्टाइल का, विमाना इज द टावर ओवर गर्भागृह। तो ये देखिए आप ये विमाना है, ये भी इनके आर्किटेक्चर स्टाइल का एक हिस्सा था, और ये गर्भागृह जो है उसके ऊपर हुआ करता था। तो गर्भागृह मैंने बता दी है कि यहीं पर जो भगवान जो थी उनकी जो मूर्ति जो थी होती थी वो स्थित होती थी। इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद गोपुरम। एक बात ये ध्यान रखें कि विमानास को गोपुरम से कंफ्यूज नहीं करें। गोपुरम जो होता था मेन एंट्रेंस के ऊपर बनाया जाता था, जबकि विमाना जो था गर्भागृह जो होता था उसके ऊपर बनाया जाता था। फिर मैंने आपको बताया था कि मंडप होते थे, वो बहुत बड़े हॉल्स होते थे। ये पब्लिक मीटिंग्स और गैदरिंग्स के लिए यूज किया जाता था फेस्टिव ओकेशंस में। आप देखिए यहाँ पर आप देखिए कितना बड़ा हॉल है, ठीक है। और ये सारे जो देखिए पिलर्स हैं आर्टिस्टिक पिलर्स हैं, ये सिंपल पिलर्स नहीं है। सब पे देखिए अलग अलग प्रकार के डिजाइन वगैरह, लॉयंस के डिजाइन है, ये सब बना रखा है। तो ये जो फेस्टिवल्स होते थे या पब्लिक मीटिंग्स होती थी उसके लिए इन हॉल्स को यूज किया जाता था। The temples of Chidambaram and Tanjore are best among Chola temples. ये चिदम्बरम का टेंपल है, ये बेस्ट माना जाता था चोला टेंपल्स में। द बेल मेटल स्टैचू ऑफ नटराज शिव, जो नटराज शिव जो है उनके बेल मेटल का जो स्टैचू है जो कि चोला पीरियड में जिसको बनाया गया था, आर रिगार्डेड टू बी द बेस्ट, और इसे भी बेस्ट माना जाता है। देखिए बेल मेटल क्या है, कॉपर और टिन जो है उसका एक एलॉय है, ठीक है, और मेनली इसी से ये मूर्तियां वगैरह उस वक्त बनाई जाती थी। तो ध्यान रहेगा आपको, बेल जो है कॉपर और टिन का जो एलॉय होता है उससे बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गोपुरम स्टाइल टेंपल आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड इन दिस पीरियड। तो गोपुरम स्टाइल टेंपल आर्किटेक्चर जो था वो इस पीरियड में डेवलप हुआ था। गोपुरम विमानास, ये मंडप, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। गोपुरम मैंने बताया था कि ये जो एंट्रेंस वगैरह होता था उस पर स्थापित हुआ। चलिए आगे थोड़ा सा हम सोसाइटी के बारे में जाने और उसी के साथ हम लोग यहाँ ये टॉपिक को एंड भी करेंगे। चोला किंग्स वर फॉलोअर्स ऑफ शैव सेक्ट। ये एक्चुअल में चोला जो किंग्स थे वो शैव सेक्ट, जो शैव संप्रदाय थे उनके फॉलोअर्स थे, उसको फॉलो करते थे। शैव सेक्ट एक्चुअल में ये जो संप्रदाय होता था शिव भगवान की
की पूजा करते थे। In the record of royal king, performance of अश्वमेध यज्ञ has also been mentioned। तो अश्वमेध यज्ञ भी करवाया हुआ है और ये हमें पता चला कि इनके जो रिकॉर्ड्स थे उसके द्वारा हमें ये पता चला कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। वुमेन यूज्ड टू बी द प्रॉपर्टी ओनर्स इन द सोसाइटी, और वुमेन्स जो था उन्हें प्रॉपर्टी ओनर्स का हक दिया जाता था उनके सोसाइटी में। दास एंड देवदासी सिस्टम वर आल्सो प्रेवलेंट, और उस समय दास और देवदासी का जो सिस्टम था वो भी उस वक्त वहां पर चोला सोसाइटी में प्रचलित था। ठीक है, दास तो मेल्स होते थे, देवदासी जो होती थी फीमेल्स होती थी, और ये टेंपल में रहते थे और टेंपल की सेवा करते थे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, और इसका जो नोट्स जो है पीडीएफ के फॉर्म में आप नीचे लिंक पे दिया हुआ है उसको आप देख सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, और जो भी जहां कोई भी अन्य सोशल मीडिया उस पर शेयर करें। एंड मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।